तो यस्टरडे हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा, उसी के ऊपर हमें आज ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। पहला हुआ किसी का? फर्स्ट वन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर नंबर ऑफ सिक्सेस। अब देखो यहाँ पर अगर हम बनाने के लिए जाएंगे, हमारा जो पहला रो रहेगा वो हमारा रैंडम वेरिएबल शो करेगा और हमारा जो दूसरा रो रहेगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल शो करेगा। अब देखो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो x रहेगा ना, इसके कई सारे वैल्यूज आ सकते हैं जी, अप टू कहाँ तक? x n तक आ सकता है। तो पहले हमें ये फाइंड आउट करना रहता है, इफ वी आर थ्रोइंग टू डाइसेस, मतलब हमारा काउंट अगर करने के लिए जाएंगे, ना रहना भी एक काउंट होता है, तो मिनिमम काउंट हमेशा 0 आता ही आता है। और मैक्सिमम कितना रहेगा भाई? जितना कर रहे हैं उतना ही होगा। मतलब हमारा मिनिमम काउंट आएगा 0 और मैक्सिमम जाएगा 2। तो अब यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, x1 is 0, x2 is 1 and x3 is 2. We can either get, when two dice are thrown, we can either get 0 6s, 1 6 और 2 6s, ऐसा ही बोल सकते हैं। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, अब 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या रहता है, मतलब हमें क्या देखना है जी, अब यहाँ पर probability of getting 0 6s, probability of getting 1 6 and probability of getting 2 6s, हमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना है। तो अब probability of getting 1 6 on 1 dice कितना रहता है? 1/6 रहता है। और ना रहने का प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा? 5/6 रहेगा। हम ये तो जानते हैं, ठीक है। तो लेट जस्ट से हम इसको बोलते हैं जी, लेट P of A shows probability of getting 6, ये क्या रहेगा हमारा? 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार क्या रहेगा जी? 5/6 रहेगा। ये दोनों पता चल गए। अब देखो दोनों डाइस के ऊपर क्या आता है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है क्या? नहीं, दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इनका अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो हम सीधा क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखो ये दो वाले पार्ट आपको अच्छे से याद रखने। अब क्या होगा देखो जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 में हमारा पहला डाइस और हमारा दूसरा डाइस, मतलब पहले पे भी 6 नहीं आया और दूसरे पे भी 6 नहीं आया, तभी तो हम बोलेंगे हमें 0 6s मिले। एवरीवन ये समझ में आ रहा है? ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 6 क्या हो सकता है? एक तो पहले पे 6 मिला या फिर दूसरे पे 6 मिला। देखो बोलते टाइम मैंने क्या बोला, या फिर, मतलब अब यहाँ पर क्या आएगा हमारा? आर आएगा। इसका मतलब ये यूनियन रहेगा, और यूनियन रहता है तो हम सीधा क्या करते हैं जी? एडिशन करते हैं। तो अज्यूम कर लेते हैं पहले पे 6 मिला, पहले पे 6 मिला मतलब 1/6, और दूसरे पे नहीं मिला मतलब 5/6, या फिर पहले पे नहीं मिला और दूसरे पे मिल गया, ऐसा भी रह सकता है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 6s मतलब क्या रहेगा जी? पहले पे भी 6 मिला एंड दूसरे पे भी 6 मिला, मतलब यही रहेगा। अब देखो इनका हमें बस कैलकुलेशन करना है। 5/6 इंटू 5/6 25/36। ये देखो कितना आता है जी? 5/36, ये भी 5/36, दोनों का एडिशन 10/36। 1/6 इंटू 1/6 1/36। ये वैल्यूज आप सीधा यहाँ पर रख सकते हो। अब देखो आपको क्या मिलता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज 25/36। Probability of getting 1 6 is 10/36. Probability of getting 2 6s is 1/36। और अगर आप यहाँ पर अगर आप इनका अगर एडिशन अगर करोगे, आपको ये हमेशा कितना मिलेगा जी? समेशन ऑफ ऑल पी आईज, आईज वायरिंग फ्रॉम 1 से लेकर n तक, इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने का फायदा ये रहता है कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया, आप सीधा इसमें से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 6, 1 6 ना, मतलब 0 वाला पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ इन दोनों का एडिशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो 6 मतलब ये दोनों पार्ट नहीं रहेंगे, सिर्फ आपका ये वाला पार्ट रहेगा, एंड सो ऑन।
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चले, सेम पैटर्न। हमें x क्या डिफाइन किया है उसके ऊपर फोकस करना है। अब देखो, 3 cards are drawn from a deck of 52 cards without replacement. Find probability distribution of number of face cards. अब face cards कितने बोले जी, ये 4 रहते हैं, एक सूट के अंदर 4 है और हमारे पास ऐसे कितने सूट्स रहते हैं जी, 4 सूट्स रहते हैं, मतलब हमारे पास 16 फेस कार्ड्स रहेंगे एंड 36 नंबर कार्ड्स या फिर नॉन फेस कार्ड्स। जो हमें पूछा गया हम सीधा उसको एक इवेंट पकड़ के चले, ठीक है। तो यहाँ पर लेट जैसे हम इवेंट ए को पकड़ के चलते हैं जी, वी आर गेटिंग फेस कार्ड अपीयर्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब देखो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है या किस टाइप का प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, मतलब अब यहाँ पर हमारा सैंपल स्पेस हर बार एक एक से कम होता हुआ जाएगा, ठीक है। हम कितने कार्ड्स निकालने वाला है, 3 कार्ड्स निकालने वाला है। तो हमारा काउंट क्या हो सकता है, हमारे जो 3 कार्ड्स रहेंगे, एक तो तीनों में से एक भी फेस कार्ड नहीं रहेगा, या फिर तीनों में से कोई तो एक फेस कार्ड रहेगा, या फिर 3 में से कोई तो 2 फेस कार्ड रहेंगे, या फिर तीनों में से तीनों भी हमारे फेस कार्ड्स रहेंगे। और जैसे ये वैल्यू समझ में आती है, अब यहां पर देखो आपको यहां पर डिफाइन क्या करना पड़ेगा, सैंपल स्पेस, ठीक है। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं जी सैंपल स्पेस। देखो पहले कार्ड के ड्रॉ करते टाइम हमारा सैंपल स्पेस कितना रहेगा, 52, दूसरा कार्ड ड्रॉ करते टाइम 51 और तीसरा कार्ड ड्रॉ करते टाइम 50। ये सैंपल स्पेस कुछ इस तरीके से वैरी होगा। अब आपको याद क्या रखना है जी, हमारे फेस कार्ड्स कितने हैं, फेस कार्ड्स वी हैव 16, एक सूट के 4, ऐसे 4 सूट्स। और नॉन फेस कार्ड्स अगर बोलेंगे तो 36 रहेगा, ठीक है। अब 0 फेस कार्ड्स मतलब क्या रहेगा, हमारे 52 में से 36 में से कोई तो एक रहेगा, मतलब पहले ऑप्शन के लिए क्या रहेगा जी हमारा 36/52 इंटू, यहाँ पर देखो 0 फेस कार्ड्स है तो 16 को हम हाथ नहीं लगा रहे। नेक्स्ट क्या रहेगा जी हमारा 35/51, नेक्स्ट क्या रहेगा 34/50, 0 फेस कार्ड्स। हमें पहला भी नॉन फेस में से मिला, दूसरा भी नॉन फेस में से मिला और तीसरा भी नॉन फेस में से ही मिला ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 फेस कार्ड क्या हो सकता है, इधर पहला होगा या फिर दूसरा होगा या फिर तीसरा होगा, ठीक है। तो कैलकुलेट कैसे रहेंगे, लेट जैसे पहला वाला अगर रहेगा तो पहला वाला अगर फेस कार्ड है तो क्या रहेगा, सबका देखो डिनोमिनेटर सेम है हर बार, ठीक है। तो हमने क्या अज्यूम किया जी, हमारा पहला फेस कार्ड है, तो पहला फेस कार्ड मतलब पहला कौन से कार्ड्स में से आएगा जी, 16 कार्ड्स में से आएगा, नेक्स्ट 36 कार्ड्स में से आएगा और नेक्स्ट भी 35 कार्ड्स में से आएगा। और बोला है तो अब यहाँ पर क्या होगा जी हमारा एडिशन। नेक्स्ट हमने क्या बोला जी, लेट जैसे हमारा सेकंड कार्ड इज फेस कार्ड, तो आउट ऑफ 52, आउट ऑफ 51 एंड आउट ऑफ 50, मतलब यहाँ पर नंबर कार्ड में से या फिर नॉन फेस कार्ड में से यहाँ पर 16 में से आएगा और यहाँ पर 35 में से आएगा, प्लस यहाँ पर भी सेम चीज। अब यहाँ पर हमारा कौन सा नंबर कार्ड रहेगा जी, पहला और दूसरा, और फेस कार्ड रहेगा तीसरा। यहाँ पर 36 में से आएगा, यहाँ पर 35 में से आएगा और यहाँ पर 16 में से आएगा। अब देखो हर जगह पर आपका क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर के ऊपर ध्यान देना, 16 36 35, 16 36 35, 16 36 35, तो हम सीधा इसको 3 टाइम्स बोल सकते हैं, राइट।
दूसरा एक, अगर आपने कॉम्बिनेशन अगर याद किया रहेगा हमारा, देखो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या रहेगा, 3 रहेगा, और ये r के वैल्यूज है, r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2 एंड r इज इक्वल टू 3। r 0 से लेकर n तक जाता है, याद आ रहा है कॉम्बिनेशन? सीधा उसके हिसाब से भी देख सकते हो, यहाँ पर 3c0 ये 1 टाइम आया, ये 3c1 3 टाइम्स आएगा ऑफ दिस कैलकुलेशन। जब 2 के लिए जाएंगे ना, अगेन हमें कितने मिलेंगे, 3 ही मिलेंगे। एक तो पहले 2 वाले नंबर कार्ड फेस कार्ड से, या फिर दूसरा और तीसरा फेस कार्ड है, या फिर पहला और तीसरा फेस कार्ड है, यही होंगे। पैटर्न समझ में आया? ये लिखवाया इसलिए क्योंकि आप समझ लो, ये कैलकुलेशन हमें हर बार करना पड़ेगा क्या? नहीं, ये ऑब्जर्वेशन अगर एक बार हमने कर लिया तो हम सीधा क्या बोलेंगे जी, यहाँ पर सिंस दिस इज 3 टाइम्स, मल्टीप्लाइड विथ 3, या फिर अगर ये आपको सेंस नहीं हो रहा है तो भाई ऐसा पकड़ के चलो। These 3 different numbers can be arranged in how many ways? 3 factorial ways। उनमें से एक आपका फेस कार्ड है और 2 आपके नॉन फेस कार्ड है, तो ये दोनों सेम कैटेगरी के हो गए, उसकी वजह से डिवाइड किससे करेंगे, 2 फैक्टोरियल से। अब समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 फेस कार्ड्स। अब अगेन यहाँ पर हमारा पहले ड्रॉ करते टाइम 52, दूसरा करते टाइम 51, तीसरा ड्रॉ करते टाइम 50। अब देखो यहाँ पर पहला और दूसरा हमने क्या पकड़ लिया जी, फेस कार्ड, तो मतलब ये 16 में से रहेगा और ये 15 में से रहेगा, और ये हमारा 36 नॉन फेस कार्ड्स में से रहेगा। नाउ दीज 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। उसमें से 2 फेस कार्ड सेम कैटेगरी के, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 फेस कार्ड्स, ये क्या रहेगा जी हमारा, 52, 51 एंड आउट ऑफ 50, मतलब ये 16 में से रहेगा, ये 15 में से रहेगा, और ये 14 में से रहेगा। सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लो, लाइक 17 2s are this, 17 3s are this, 5 7s are this, and 5 10s are this। और कुछ होता है क्या? ये 2 1s are 2, ये 2 26, यहाँ पर ये 18, और यहाँ पर ये 13, और ये यहाँ पर 6, और कुछ नहीं होता। ऊपर आता है 6 इंटू 7 42, नीचे आता है जी 13 इंटू 10 130। देखेंगे आगे और कुछ होता है तो। यहाँ पर 7 10 52 इंटू 51 करने से बेटर और क्या रहेगा, वेट कर लेते हैं, इसको 5 कर देंगे, 2 कर देते हैं, इसको 13 कर देंगे, और कुछ नहीं होता। ऊपर आया जी ये 14 इंटू 36, यहाँ का 3, और यहाँ पर नीचे आया जी 51 इंटू 5 कितना रहता है, 255, 13 टाइम्स ऑफ 255। यहाँ पर 10, यहाँ पर 12, और यहाँ पर 17, 4 से करेंगे तो यहाँ पर 3, और यहाँ पर 13, ये 8, और यहाँ पर ये 5, 13 5 से 65, तो 65 इंटू 17 नीचे आएगा, और ऊपर आएगा 8 इंटू 3 इंटू 3, इधर का 3।
17 इंटू दिस 221, तो नीचे आएगा जी 2210, ऊपर आता है जी 14 4 जा 26। यहाँ पर कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। 14 6 जा कितना रहता है जी 84, कैरी और 8, 14 3 जा 504 अपॉन 13 5 जा 65, कैरी और 6, 13 8 जा 104 प्लस 6 110, ये क्या रहेगा 72 इंटू 3, 7 3 21, 206 216, 17 5 जा जहाँ पे आ गया ऊपर जो था वही तो आएगा 1105। ये भी शायद 2 से डिवाइड होता है, तो ये आएगा आपका 28 अपॉन 1105, तो ये 28 अपॉन 1105। ओके, तो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा जी 42 अपॉन 130। अगर आप ये 130 को 1105 में कन्वर्ट कर सकते हो तो देख लो, जितना हार्ड नहीं है। दिस इज नथिंग बट 1040 प्लस 65, तो इट्स लाइक इसको 8 से मल्टीप्लाई करना, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज 504 अपॉन 1105, दिस इज 216 अपॉन 1105, and this is 28 upon 1105। 13 का 5 टाइम्स अगर करेंगे तो इसका आता है, तो इसका 21, 42 इंटू 8, 8 4 जा 320, 336 प्लस 21, 336 प्लस 21 357। अब देखो इसका एडिशन 1 आता है कि नहीं, 7 और 4 11 और 14 25 का 5 कैरी ओवर 2, 2 और 2 4 और 21 25 और 50 75 और 35 110 आ गया। हो गया नोट डाउन। रिवीजन के टाइम पे भी कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करना। यू विल फाइंड आउट यहाँ तक आने तक कुछ नहीं लगता, कैलकुलेशन शुरू होते से आपको थोड़ा सा स्पीड स्लो करना है, तब ब्रेन को फास्ट करने के चक्कर में मत पड़ो भाई। बट ये प्रैक्टिस में आपको पैटर्न प्रैक्टिस में समझ में आएगा। हो गया सेकंड नोट डाउन, थर्ड पे चले। ओके, ऐसे जब नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, क्वेश्चन में रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है वहीं से आपको पता चल जाएगा वेदर आपका जो कैलकुलेशन है वो हेवी जाने वाला है या नहीं। फॉर एग्जांपल हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, 2 डाइस कितने थे उसमें एलिमेंट्स, 36 थे, 52 डेक ऑफ कार्ड्स, डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 सैंपल स्पेस, कैलकुलेशन में थोड़ा हेवी जाता है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट में, नेक्स्ट वाला बहुत इजी है। 3 balls are drawn from box having 5 red and 3 green balls, सैंपल स्पेस कितने का है 8, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब 3 बॉल्स अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, मतलब पहले बॉल के टाइम पे 8 रहेंगे, दूसरे बॉल के टाइम पे 7 रहेंगे, तीसरे बॉल के टाइम पे 6 रहेंगे, इसके जैसा ही है, बड़ा छोटा है, कैलकुलेशन इजी होना चाहिए। फॉर नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, अब क्या हो सकता है यहाँ पर,
हमने 3 बॉल ड्रॉ किए, हमें कम से कम कितने ग्रीन बॉल्स मिलेंगे? हिंट देता हूं, 0। ज्यादा से ज्यादा भाई जितने ग्रीन बॉल है एक तो वो मिलेंगे, या फिर जितने बॉल्स ड्रॉ किए वो मिलेंगे, दोनों में से जो कम रहेगा उतना मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 4 ग्रीन बॉल्स अगर बोला रहता, हम 3 बॉल्स ड्रॉ कर रहे तो 3 तक ही जाता ना, क्योंकि भाई 3 ही ड्रॉ कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? ओके, करो इसके जैसा ही है, अगेन 0 1 2 3 ही रहेगा आपका, ये बाकी सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब देखो हमें x को जैसे डिफाइन किया है जी, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स हमें क्या हो सकता है जी, x1 मतलब हमें 0 ग्रीन बॉल मिले, या फिर x2 हमें 1 मिले, या फिर x3 हमें 2 मिले, या फिर x4 हमें क्या मिलेंगे जी, 3 मिलेंगे। इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर हमें देखो P1 फाइंड आउट करना है, P2 P3 एंड P4 फाइंड आउट करना है। बेसिकली दिस इज P1 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x4। ना 3 बॉल्स आर ड्रॉन, देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट पता चल गया, तो हमारा अब यहाँ पर सैंपल स्पेस किस तरीके से बनेगा? हमारा सैंपल स्पेस बनेगा जी, जैसे हमारा ये फर्स्ट ड्रॉ है, ये हमारा सेकंड ड्रॉ है, ये हमारा थर्ड ड्रॉ है। अब यहाँ पर जब हम सैंपल स्पेस देखने के लिए जाएंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट होने की वजह से अब फर्स्ट ड्रॉ के टाइम पे हमारे कितने बॉल्स रहेंगे? 8, सेकंड पे 7 एंड थर्ड पे 6। अब हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ग्रीन बॉल्स। अब 0 ग्रीन बॉल्स मतलब हमारे जो 5 रेड रहेंगे उसमें से आएंगे। तो इसका मतलब क्या रहेगा, हमारा पहला भी रेड है, दूसरा भी रेड है और तीसरा भी रेड है। तो हमारे टोटल रेड बॉल्स कितने हैं जी? 5। क्या रहेगा, पहले के टाइम पे 5, दूसरे टाइम पे 4 और तीसरे टाइम पे 3, यही रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ग्रीन बॉल, क्या करो जी, एक अज्यूम करो, अरेंजमेंट्स देख लेंगे बाद में, लास्ट क्वेश्चन में जैसे होता है ना वैसे ही। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ग्रीन बॉल क्या रहेगा, एक तो पहला मिलेगा, नहीं तो दूसरा मिलेगा, या फिर तीसरा मिलेगा, तो तीनों का एडिशन करना। बट हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा जी, बस इनका अरेंजमेंट ही रहता है वो, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी थ्रू एंड थ्रू सेम ही आने वाला है। तो हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सिलेक्शन करेंगे, या 8 में से, ये 7 में से और ये 6 में से। हमें क्या चाहिए जी, एक ग्रीन बॉल। तो हमने क्या बोला जी, ये ग्रीन है, ये रेड है और ये रेड है, इनको अरेंज कर लेंगे। ऊपर क्या था, तीनों के तीनों रेड थे, तो ग्रीन कितने हमारे? 3, मतलब पहला 3 में से आया, नेक्स्ट वन व्हाइट में से आया, सॉरी रेड में से आया, और नेक्स्ट वन रेड में से आया। अब these 3 different objects can be arranged in 3 factorial ways in which 2 are red, repetition हो रहा है, तो अपॉन 2 factorial। probability of getting 2 greens, तो हमने क्या बोला जी, पहला 8 से, दूसरा 7 से, तीसरा 6 से, इसमें से पहला और दूसरा ग्रीन पकड़ लेंगे और तीसरा हमारा रेड है। तो मतलब ये 3 में से आएगा, ये 2 में से आएगा और ये हमारा 5 में से आएगा। Again, these 3 different objects can be arranged in 3 factorial ways in which 2 are of same. That's why this. And finally, probability of getting all red balls. Sorry, green. 8, 7 and 6 में से जाएगा। अब यहाँ पर क्या, पहला 3 में से, दूसरा 2 में से, and finally 1 में से। अब हमें सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है। डिनोमिनेटर कितना आएगा जी, 8 इंटू 7 इंटू 6, 8 6 48, 48 टाइम्स ऑफ 7, 336। ठीक है, तो सबका डिनोमिनेटर क्या रहेगा जी, 336 रहेगा। अब सिर्फ न्यूमरेटर को हैंडल करना है जी, 5 इंटू 4 इंटू 3 60,
5 into 4 into 3 60 into 3 180, 3 into 2 6, 6 into 5 30, 30 into 3 90, 3 into 2 6, 180 plus 90 270, 270 plus 60 330, 330 plus 6 336, सबका एडिशन आता है 1। तो हम सीधा यहाँ पर अब लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 ग्रीन बॉल्स इज 60 अपॉन 336। आप अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। 6 से होता है क्या डिवाइड? 6 से होता है, हर एक टर्म होता है ना 6 से डिवाइड। दिस इज 10 अपॉन 6 5 जा, अबे और छोटा होता है तो अभी इसमें ही रखते हैं। तो P1 is 10 upon 56, P2 is 30 upon 56, P3 is 15 upon 56 and P4 is 1 upon 56। अब देखो आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा रहा है, अगर आपको बोला रहेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई गेट 1 और 2 ग्रीन बॉल्स, तो हम सीधा क्या करेंगे भाई, इन दोनों का एडिशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपको हर एक पॉसिबिलिटी बताता है। हो गया नोट डाउन, समझ में आ गया? चाहते पे चले, सेम टाइप है। आउट ऑफ 10 आइटम्स इन अ बैग 3 आर डिफेक्टिव इफ अ सैंपल ऑफ 4 आइटम्स इज ड्रॉन रैंडमली। अब देखो सीधा ग्रुप उठा रहा है, मतलब हमारा सैंपल स्पेस क्या रहेगा 10C4, 10 में से कोई भी 4 आइटम्स अब हम सेलेक्ट करने वाला है। दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में क्या था, विदाउट रिप्लेसमेंट, इसलिए हर बार हमारा सैंपल स्पेस चेंज हो रहा है। बट अब ये 4 वन आफ्टर अनदर निकाल रहे हैं क्या? नहीं, सीधा ग्रुप उठाने वाला है। तो हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा जी 10C4। ठीक है, सो अगर हमने 4 आइटम्स अगर ड्रॉ किए रहेंगे तो भाई नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स कितने पॉसिबल है? कम से कम, कम से कम 0, ज्यादा से ज्यादा 3। 3 से ज्यादा जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, x1 इज 0, x2 इज 1, मतलब हमने 4 में से 0 आर डिफेक्टिव, 4 में से कोई तो एक डिफेक्टिव, 4 में से 2 डिफेक्टिव एंड 4 में से 3। आप बोलोगे सर 4 में से 4 भी तो डिफेक्टिव हो सकते हैं भाई, बट डिफेक्टिव तो 3 ही अवेलेबल है। ठीक है, डिफेक्टिव तो 3 ही अवेलेबल है भाई, जितने अवेलेबल है उतने ही आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये सब कुछ एक साथ उठा रहे हैं, इसलिए अब यहाँ पर हमारा सीधा सीधा सैंपल स्पेस क्या बोल सकते हैं जी, 10C4। अगर आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करके रखना चाहते हो तो भी चल जाएगा। कितना रहेगा जी, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 2 सा 210। चलो मतलब इससे ही डिवाइड करना है अपने को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 डिफेक्टिव, मतलब हम देखो क्या करेंगे, लेट जस्ट मैं यहाँ पर डिफेक्टिव के लिए पकड़ के चल रहा हूँ और यहाँ पर नॉन डिफेक्टिव के लिए। ठीक है, दोनों का सैंपल स्पेस ऑब्वियसली क्या रहेगा जी हमारा 10C4, दैट इज 210। 0 डिफेक्टिव मतलब 3C0 इनटू, हम कितने ड्रॉ कर रहे हैं, 4 ड्रॉ कर रहे हैं ना, 7C4, यही रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिफेक्टिव मतलब अब क्या रहेगा, 3 में से 1 आएगा और ये 7 में से 3 रहेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिफेक्टिव 3C2 7C2 210, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 डिफेक्टिव क्या रहेगा जी, 3C3 एंड 7C1
अपॉन 210। ये समझ में आया? बहुत ईजी है। 3C0 इज 1, 7C4 कितना आता है जी? 7C4 इज 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2, 6, 35। तो 35 अपॉन 210। सिंप्लीफाई मत करते बैठो अभी। 3C1 is 3 and 7C3 is 7C4, that is 35. तो 35 into 3, 105 upon 210. Next, 3C2 is 3 and 7C2 is 7 into 6 upon 2. 21. 21 into 3, 63 upon 210. Now this. 3C3 is 1, 7C1 is 7, 7 upon 210. अब आपको सारे 7 के मल्टीपल मिल रहे हैं, तो 7 से ऊपर नीचे डिवाइड हो जाता है। आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा आपका? 7 से नीचे डिवाइड किया तो ये 30 हो जाता है, ऊपर हो जाएगा 5, नीचे ये क्या हो जाएगा जी? 15 अपॉन 30। ये क्या हो जाएगा जी आपका? 9 अपॉन 30। और ये क्या हो जाएगा जी आपका? 1 अपॉन 30। अब ये फॉर्मेट आप सीधा लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में किसी को कोई डाउट? ये पहला चरण अच्छे से कर लो, क्योंकि दूसरा पड़ाव इसी के ऊपर डिपेंड है। हमारा आज का कंसेप्ट है जी मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। और इसमें से आज हम कौन से वाले पार्ट से शुरुआत करेंगे? यहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि भाई अगर मीन मिलेगा तभी हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हमारा पहला वाला पार्ट मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब यहाँ पर रैंडम वेरिएबल मतलब हमारा कौन है जी? एक्स रहेगा, कैपिटल एक्स। अब ये रैंडम वेरिएबल हमने अब तक जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सीखा है, पहला रो और दूसरा रो, यहाँ पर हमें कहाँ पर मिलता है रैंडम वेरिएबल? फर्स्ट रो में मिलता है। ये समझ में आ रहा है? हम मीन किसका निकालने वाले हैं जी? ये वाले पार्ट का निकालने वाले हैं। बट इनका मीन निकालते टाइम हमें ये पार्ट के ऊपर भी ध्यान देना है जी, इनका फ्रीक्वेंसी कितना है। आपको स्टैटिस्टिक्स में ये याद आ रहा है, हमारा एक वेरिएबल रहता था और साथ में हमारा उसका फ्रीक्वेंसी रहता था। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या रहता था जी? वो बेसिकली नंबर ऑफ टाइम्स, और वो जो भी नंबर रहता था, मतलब जैसे कि लेट जस्ट से हमें दिया है जी मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है? ये x क्या रहेगा जी? हमारा मार्क्स रहेगा। और ये फ्रीक्वेंसी मतलब क्या रहेगा जी? हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे। तो जब हम टोटल निकालने के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं? लेट जस्ट से मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके मेरे 40 मार्क लाने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं आउट ऑफ 50 एंड 45 मार्क्स लाने वाले मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं। तो इनका टोटल कितना आएगा? आप ये 40 को 3 बार ऐड करोगे और ये 45 को 2 बार ऐड करोगे, तभी तो टोटल मिलेगा। मतलब आपने बेसिकली क्या किया जी? 40 इंटू 3 प्लस 45 इंटू 2, तभी तो हमें क्या मिलेगा जी? टोटल मिलेगा। अब आप क्वेश्चन ये रहते हैं, सर टोटल क्यों चाहिए? टोटल भाई हमें इसके लिए चाहिए। मीन मतलब क्या रहता है? अगर हमारे डेली लैंग्वेज के टर्म में अगर बोलेंगे तो एवरेज। एवरेज मतलब क्या रहता है जी? टोटल नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बोला रहे कि भाई इनके मीन मार्क्स कितने रहेंगे, तो हम क्या करेंगे भाई, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 5, हमें टोटल कितना मिलेगा यहाँ पर 120 प्लस 90, 210 अपॉन 5, 210 अपॉन 5 मतलब क्या हो जाएगा जी आपका 42, 42 मतलब इन सारे स्टूडेंट्स का मीन क्या निकला जी, मतलब एवरेज मार्क्स कितना आया पूरे क्लास का 42 आया। बट डेटा कैसा दिया था, 3 लोगों को 40 मिले थे और 2 लोगों को 45 मिले थे, बट ऑन एन एवरेज पूरे क्लास को कितने मिले मार्क्स, 42 मिले, 42 मिले। मीन का मतलब समझ में आया, मीन का मतलब समझ में आया। अब सेम चीज हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो सीख लिया है, ये कैलकुलेशन है बट पूरा का पूरा, बट हमें जब ये डेटा बताना पड़ता है, मतलब अगर मैंने ये रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया सच, हमारा आखिरी वाला क्वेश्चन क्या था जी, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, तो व्हाट इज द एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव आइटम्स, ऑन एन एवरेज मुझे कितने डिफेक्टिव आइटम्स मिल सकते हैं, इस हिसाब से। ये समझ में आया, इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो एक समझ में आएगा। बट अब यहाँ पर रैंडम वेरिएबल क्या है, अपीयरेंस, प्रोबेबिलिटी मतलब हमारा क्या रहेगा जी, फ्रीक्वेंसी रहेगा। उसके साथ एक बार रिलेट करके देखो, अगर ये याद नहीं आ रहा है तो बता दो, मैं ये वापस से ले लेता हूँ, वापस से मतलब 10th के पहले हो चुका है, पता होना चाहिए। सिर्फ एक्स रहता तो सारे के सारे सिंगल है, फ्रीक्वेंस मतलब उतनी बार आने वाला है, उतनी बार आने वाला है, मतलब 30 में से 5 टाइम्स मुझे 0 डिफेक्टिव आइटम्स मिलेंगे, 30 में से 15 टाइम्स मुझे 1 डिफेक्टिव आइटम मिलेगा, 30 में से 9 टाइम्स मुझे 2 डिफेक्टिव आइटम्स मिलेंगे, 30 में से 1 टाइम मुझे 3 डिफेक्टिव आइटम्स मिलेंगे। मतलब समझ में आया। तो अब अगर हम इसको स्टैटिस्टिक्स के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो मीन निकालते टाइम हमें जो वेरिएबल चाहिए वो तो हमारा पहला वाला रो आराम से मिल जाता है। ये जो दूसरा वाला रो रहेगा ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वही तो प्रोबेबिलिटी है। सोचो ना, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है मतलब अपीयरेंस होने का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी कम है मतलब ऑकर होने का फ्रीक्वेंसी काफी कम रहेगा। ठीक है, हेडिंग डाला, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेटमेंट। इफ कैपिटल X is a random variable if capital X is a random variable which assumes values x1 x2 x3 ये अप टू लेट से कहां तक, xn तक, फाइनाइट ही रहेंगे, इनफाइनाइट नहीं रहने वाले। with respective probabilities अब x1 का प्रोबेबिलिटी p1, x2 का p2, x3 का p3 एंड सो तो ये जाएगा जी xn का pn। ये हमारा ऑलरेडी सेटअप हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जानते हैं, इसी बैकग्राउंड के ऊपर हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा। देन कैपिटल X बार, अब देखो X के ऊपर बार लगा है मतलब ये उसका अपोजिट नहीं रहता, ठीक है, मीन दिखाते टाइम हम बार दिखाते हैं यहाँ पर। देन कैपिटल X बार रिप्रेजेंट्स मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल X, मीन को कैपिटल M लिखते हैं। And capital X bar represents mean of random variable X such that
such that x bar is equal to p1 x1 plus p2 x2 plus p3 x3, ये अप टू जाएगा जी कहाँ तक, pn xn तक। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं जी, अगर मेरा xi रैंडम वेरिएबल रहेगा तो अगर x1 के लिए p1 है, x2 के लिए p2 है, तो xi के लिए क्या रहेगा, मेरा pi रहेगा। और i कहां से कहां तक जाएगा जी, 1 से लेकर n तक जाएगा। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं जी, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ pi xi वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 टू n, सारे के सारे वैल्यूज लेगा। दोनों का मतलब सेम है, आपको क्वेश्चन में डेटा इस तरीके से दिया जाता है, बट इसका मतलब क्या रहता है जी, ये रहता है। दोनों में से कोई भी एक तरीका हम फॉलो कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग आउट मीन ऑफ वेरिएबल। इसका क्वेश्चन करेंगे जी, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, हम मीन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा जी, ये x1 p1 xn pn तक, मतलब हमें एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए रहेगा। अगर हम कैपिटल X जो रैंडम वेरिएबल है, अगर उसका मीन निकाल रहे, पहले ये तो पता होना चाहिए। तो पहले वो वाला सेटअप लेते हैं जी, ए डाई इज थ्रोन find mean of x when x is defined as number appeared on die। अगर हमारे कितने डाई थ्रो हुए हैं जी, 1 2, एक ही हुआ है, ठीक है। और x को डिफाइन क्या किया है जी, नंबर अपीयर्ड ऑन डाई, मतलब यहाँ पर x का लोएस्ट वैल्यू क्या रहेगा, 1, नंबर अपीयर्ड ऑन अ डाई, ठीक है। कौन सा नंबर कितनी बार आएगा ये नहीं पूछा, नंबर अपीयर्ड ऑन अ डाई। तो यहाँ पर x का लोएस्ट वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा, हाईएस्ट वैल्यू विल बी 6। तो यहाँ पर हमें कितने वैल्यूज मिल रहे हैं, 6 वैल्यूज मिल रहे हैं। तो उसके हिसाब से सबसे पहले हम क्या बना लेंगे जी, एक टेबल बना लेंगे, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब देखो यहाँ पर हमें क्या मिला है जी, x1 इज 1, x2 इज 2, x3 इज 3, x4 इज 4, x5 इज 5, x6 इज 6। इससे ज्यादा और कोई नंबर मिल सकता है क्या, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें इनका प्रोबेबिलिटी निकालना है। P1 P2 क्या है, इनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज है। 1 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/6, हर एक का कितना है, 1/6 ही है। तो देखो क्या आएगा, P1 इज 1/6, P2 इज 1/6, P3 इज 1/6, P4 इज 1/6, P5 1/6 as well as P6 becomes 1/6। अब हमें x डिफाइन किया है, उसके हिसाब से हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला। अब यहाँ तक हमें अब तक पता है। अब हम क्या निकालने के लिए जा रहे हैं जी, मीन। मीन के लिए सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो जी, दिस इज समेशन ऑफ पी आई एक्स आई वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर n तक। ये मामले में n क्या है जी, हमारा 6 है, तो ये जाएगा जी 1 से लेकर 6 तक जाएगा। अब इसी का मतलब क्या है, देखो जी, आपको पी आई एक्स आई जो बोला है ना, वो रो में जाना है सीधा। i इज इक्वल टू 1 तो पहला कॉलम, i इज इक्वल टू 2 तो दूसरा कॉलम, और इनके बीच में क्या है, प्रोडक्ट है, तो सीधा 1 इंटू 1/6, 2 इंटू 1/6, 3 इंटू 1/6 एंड सो ऑन। ये समझ में आया, डिटेल में लिख लेता है। तो दिस बिकम्स x1 p1 x1 प्लस p2 x2 प्लस
P3x3 plus P4x4 plus P5x5 plus P6x6। इसका मतलब ये हो गया। अब सीधा कॉलम हमारे टेबल को फॉलो करो जी। ये क्या रहेगा मेरा 1/6 इंटू 1 प्लस 1/6 इंटू 2 प्लस 1/6 इंटू 3 प्लस 1/6 इंटू 4 प्लस 1/6 इंटू 5 प्लस 1/6 इंटू 6। 1/6 कॉमन ले सकते हैं सबसे, तो क्या मिलेगा हमें ब्रैकेट में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, और ये समेशन कितना आता है जी 21 आता है, 21 आता है। तो दिस बिकम्स 21/6। दिस बिकम्स 3 से डिवाइड होता है जी 7/2 विच इज नथिंग बट 3.5। तो हमें मीन क्या मिला जी, मीन मिला जी 3.5 ऑन एन एवरेज। हमें कितना मिलेगा जी 3.5। अब मजेदार बात यहाँ पर ये पार्ट ऑब्जर्व करना है, इस टाइप के और 2 एग्जांपल्स करेंगे हम। हमारा जो वेरिएबल था वो देखो कैसा है, एक एपी दिखा रहा है, तो बेसिकली इनका मिड पॉइंट निकला है और नथिंग एल्स। 1 और 6 का मिड पॉइंट क्या रहेगा 1 + 6/2 7/2, वही मिला। ये क्लियर है बट ये तभी होता है जब आपका वेरिएबल एपी में रहेगा, अदरवाइज नहीं होता। ऐसा एक और एग्जांपल करते हैं। हमें ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है बट मीन निकालना है, ठीक है। ऐसा एक सिमिलर एग्जांपल ले लें। 2 dice are thrown, two dice are thrown, capital X is sum of numbers on dice, find x bar, मतलब मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, सीधा ये बोला। अब देखो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब क्या है वो भी समझ में आ जाएगा। ये पहला वाला नोट डाउन हो गया एवरीवन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक आना है। सबसे पहला हमारा वो जो टेबल रहता है ये वाला वो देखना है, बट अगेन जाने से पहले हम क्या देखते हैं, हमारा लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉसिबल कितना रहेगा। 2 डाइस आर थ्रोन, दोनों डाइस पे लोएस्ट नंबर 1 आता है, दोनों डाइस पे हाईएस्ट नंबर 6 आता है। और अगर हमें सम ऑफ 2 नंबर्स ऑन डाइस बोला है तो भाई लोएस्ट एडिशन मेरा 2 आएगा, हाईएस्ट एडिशन मेरा 12 आएगा। 2 से लेकर 12 तक का हर एक नेचुरल नंबर मेरा कवर होने वाला है। तो यहाँ पर देखो अब क्या बनेगा, अब मैं ये x1 x2 लिखते हुए नहीं बैठ रहा, लिख देते हैं x1 is 2, x2 is 3, x3 is 4, x4 is 5, x6 is उल्टा लिखा, x5 is 6, x6 is 7, x7 is 8, x8 is 9, x9 is 10, x10 is 11 and x11 is 12। बराबर है। अब इनके हमें क्या फाइंड आउट करने हैं जी, P1 P2, ये हमने क्वेश्चन किया था। अब उसी का हम क्या निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको समझ में आ जाएगा, जो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने निकाला है सीधा उन एग्जांपल्स के ऊपर आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हो, मीन निकालना। ठीक है, यहाँ पर देखो मेरा P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 एंड P11। ओके, सबका डिनोमिनेटर 36 था, इतना तो मुझे याद है क्योंकि सैंपल स्पेस 36 है। ठीक है, तो ये था 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 5/36, 4/36,
3/36, 2/36 एंड 1/36, ये था। ठीक है, अब हमें क्या पता है, हमें क्या निकालना है जी, एक्स बार निकालना। और ये एक्स बार क्या रहता है जी, इट इज समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई सच दैट आई वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर अब यहाँ पर कहाँ तक जाएगा जी, 11 तक जाएगा। 11 ही तो ऑब्जर्वेशन है हमारे, बराबर है। मतलब P1x1 प्लस P2x2 प्लस P3x3 एंड सो ऑन, इस तरीके से जाएगा। तो देखो क्या आएगा, ये P1x1 प्लस P2x2 प्लस P3x3 प्लस P4x4 P6x6 प्लस P7x7 P8x8 P9x9 P10x10 P11 इंटू x11। टू इंटू, हमें लिखते नहीं बैठ रहा, अब सीधा इनके वैल्यूज लिख रहा, ठीक है, उतना समझ लो अब आप। 2 इंटू 1/36 मतलब प्लस 3 इंटू 2/36 प्लस 4 इंटू 3/36 प्लस 5 इंटू 4/36 प्लस 6 इंटू 5/36 प्लस 7 इंटू 6/36 प्लस 8 इंटू 5/36 प्लस 9 इंटू 4/36 प्लस 10 इंटू 3/36 प्लस 11 इंटू 2/36 प्लस 12 इंटू 1/36। 1/36 कॉमन ले लो जी, आपको ना बहुत इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। ये पहले में रहेगा जी 2, दूसरे में 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, 6 5 जा 30, 7 6 जा 42, 8 5 जा 40, 9 4 जा 36, 10 3 जा 30, 11 2 जा 22, 12 1 जा 12। अब इनका करना है जी हमको एडिशन। छोटे से शुरुआत करते हैं, 2 6 8, 8 और 42 50, 50 40 90, 90 और 50 140, 140 प्लस 30 170, 170 प्लस दिस 206, 228, 240, 252। तो हमें क्या मिलता है जी, 252/36। अब मजेदार बात, ठीक है, 9 से डिवाइड हो जाता है तो सिंप्लीफाई कर दो, वैसे 4 से भी होता है, 9 से जल्दी हो जाएगा। 9 से करेंगे तो नीचे 4 आएगा, ऊपर देखो क्या हो जाता है, 9 2 जा और बचे 7, तो 9 8 जा, अभी और छोटा हो जाता है ये 7। तो हमें वैल्यू क्या मिला जी, 7। मतलब हमें टोटल सम कहां से कहां तक मिलता है, 2 से लेकर 12 तक मिलता है, बट जिस तरीके का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उस वजह से ऑन एन एवरेज हमें कौन सा नंबर मिलेगा, 7। अब देखो ये 11 ऑब्जर्वेशंस में से मिडिल नंबर कौन सा है, 2 से लेकर 12 पे जाते टाइम मिडिल नंबर 7। अब ये क्यों बोल सकते हैं हम, क्योंकि आगे ये आपका क्या शो कर रहा है, एक एपी शो कर रहा है। तो जब एपी रहेगा तब आपको आराम से पता चल जाएगा, आपको इसमें जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है अगर आपके वेरिएबल्स कैसे रहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड में रहेंगे तो। अब क्वेश्चन ये रहता है कि सर इसका फायदा क्या रहता है, तो अब इसका एक रियल लाइफ एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये लिखना, a salesman of refrigerators a salesman of refrigerators has statistical data of his past experience. A salesman of refrigerators has statistical data of his past experience. फर्स्ट रो रहेगा जी नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स सोल्ड, और सेकंड वाला क्या शो करेगा जी, प्रोबेबिलिटी। 0 1 2 3 4 5 6। 0.03 0.20 0.23 0.25 0.12 0.10 0.07। सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है एक बार देख लो नीचे वाले प्रोबेबिलिटीज का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे कि देखो 0.03 प्लस 0.07 0.1 प्लस 1 0.2 प्लस 0.4 0.63 0.75 1 आता है, मतलब है, ढंग का है। ठीक है, अब देखो हमारा वेरिएबल क्या है, हमारा कैपिटल एक्स देखो क्या डिफाइन किया है, नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड पर डे। ठीक है, अब डेटा को एनालाइज करो, 0 रेफ्रिजरेटर सोल्ड पर डे, 100 में से 3 बार, 100 मतलब आउट ऑफ 100 days 3 days आर लाइक ही हैड सोल्ड नथिंग। 100 में से 20 days उसने एक रेफ्रिजरेटर सेल किया, 100 में से 23 days उसने हाउ मेनी रेफ्रिजरेटर्स 2 एंड सो ऑन। ये डेटा समझ में आ गया। अब क्वेश्चन जो पूछा रहता है ना वो मजेदार है, पूछा जाएगा ये ऑन एन एवरेज वो कितने रेफ्रिजरेटर सेल करता है। तब आपको अब 100 डेज का डेटा मैटर करेगा क्या, नहीं, मुझे एक डेटा चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए जो बताएगा ये डेटा से कि भाई ऑन एन एवरेज पर डे वो कितने सेल करता है। कुछ दिन में 0 करेगा, कुछ दिन में 4 करेगा, कुछ दिन 6 करेगा, बट 100 डेज का डेटा एट ए टाइम। ये समझ में आया क्वेश्चन। तो हमें पूछा जाता है जी फाइंड हाउ मेनी रेफ्रिजरेटर्स salesman sold in a day on an average। Ever find average numbers of refrigerators sold per day, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये समझ में आया। अब जब ये पूछा गया है हमारा कीवर्ड यहाँ पर क्या रहेगा, एवरेज। एवरेज मतलब ही क्या रहता है, हमारा मीन रहता है। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स बार फाइंड आउट करना है। और एक्स बार क्या रहता है जी, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई, आई वैरिंग फ्रॉम 1 से लेकर ये चक्कर में कहाँ से कहाँ तक जाएगा जी,
कितने हैं ऑब्जर्वेशन हमारे? 7 ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 एंड x7। वो लिखने की अब हर बार जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जैसे लिख दिया ना, आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पॉइंट में रखने की जगह 100 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा पे 3/100 20/100 23/100 एंड सो ऑन। इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो देखो क्या आएगा हमारा, ये 0 मल्टीप्लाइड विथ 3/100 प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ 20/100 प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ 23/100 प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ 25/100 प्लस 4 मल्टीप्लाइड विथ 12/100 प्लस 5 मल्टीप्लाइड विथ 10/100 एंड प्लस 6 मल्टीप्लाइड विथ 7/100। कैलकुलेशन है पहला वाला क्या आएगा जी? 0। एक काम करते हैं 1/100 कॉमन ले लें, इजी हो जाएगा। सिर्फ न्यूमरेटर को लेकर चलना पड़ेगा। ये 0, दिस इज 20, दैट इज 23 2 जा 46, 25 इंटू 3 75 प्लस 12 इंटू 4 48 प्लस 50 प्लस 42। अब हमें करना है जी इनका एडिशन। ये आता है 90, 90 प्लस 50 140, 140 प्लस 75 215, 235, 235 प्लस दिस 281, 281, 281/100। इसी का मतलब क्या रहता है जी? 2.81, 2.81। मतलब वो जो सेल्समैन है ऑन एन एवरेज पर डे कितने रेफ्रिजरेटर्स बेचता है? 2.81, ठीक है। ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं होता है, ये सिर्फ डेटा दिखाने के लिए होता है। मीन में किसी को कोई डाउट? मीन 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 बहुत इजी पार्ट है, सबसे ज्यादा हेडेक वेरिएंस रहता है। मीन बहुत इजी है, मीन में किसी को कोई डाउट? मीन तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हम स्टेप वाइज कैसे जा रहे हैं। हमने कल रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक सीखा था, आज उसके ऊपर क्वेश्चंस करें और इसी डेटा को यूज करके हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। अब तक ये जो किया है इसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा, दैट इज वेरिएंस। तो मीन में कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया मीन कैसे रहता है। अब इन्हीं क्वेश्चंस को ऐसे ही रखो, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर हम क्या करने वाले हैं? वेरिएंस करने वाले। बट पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई ये वेरिएंस एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने का कोई शॉर्टकट तरीका है कि नहीं। हमने कितने 3 एग्जांपल्स लिए ना ये, ओके। So our next concept is variance of random variable. पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम सीधा जाएंगे। हमने मीन को जिस तरीके से सेटअप रखा था सेम यहां पर रखेंगे जी। मीन के लिए हमने क्या किया था जी? लेट कैपिटल एक्स is a random variable which assumes values, क्या लिए थे जी इसने? x1 x2 x3 up to xn with
respective probabilities x1 का p1, x2 का p2, x3 का p3 लाइक xn का pn। ये हमारा सेटअप है। अब यहाँ पर हमने एक और पार्ट देखा, x बार क्या शो करता है जी, मीन शो करता है, ठीक है, एंड x बार इज मीन ऑफ x। ये सेटअप के ऊपर है जी हमारा वेरिएंस। देन वेरिएंस ऑफ x is represented as इसको ऐसा करके भी दिखाते हैं, या फिर अगर हम आगे जाकर स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे तो भाई इसको सिग्मा स्क्वायर करके भी बुलाते हैं, ठीक है। फॉर नो कंफ्यूजन हम इसको ऐसे तरीके से लिखेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स। अदरवाइज हम आगे जाकर शॉर्टकट यूज करने वाले स्टैटिस्टिक्स में, दैट इज सिग्मा स्क्वायर। अब ये सिग्मा स्क्वायर क्या रहता है, ये सिग्मा स्क्वायर अगर वेरिएंस है तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो सिग्मा रहता है दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारा स्टैटिस्टिक्स में रहने वाला है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर सिग्मा है तो इसका स्क्वायर मतलब क्या रहता है, वेरिएंस रहता है। वेरिएंस अगर सिग्मा स्क्वायर है मतलब इसका स्क्वायर रूट रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। तो वेरिएंस समझ में आएगा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखो जी, सच दैट वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगेन हमें क्या यूज करना पड़ता है जी, इनको यूज करना पड़ता है, इज डिफाइंड एज p1 मल्टीप्लाइड विथ x1 माइनस मीन ऑफ x का स्क्वायर प्लस p2 मल्टीप्लाइड विथ x2 माइनस मीन ऑफ x का स्क्वायर प्लस p3 मल्टीप्लाइड विथ x3 माइनस मीन ऑफ x का स्क्वायर। ये जाएगा जी अप टू कहाँ तक, pn मल्टीप्लाइड विथ xn माइनस मीन ऑफ x का स्क्वायर। इसी को हम कैसे शो करते हैं जी, समेशन ऑफ pi मल्टीप्लाइड विथ xi माइनस मीन ऑफ x का होल स्क्वायर, वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर n तक। रैंडम वेरिएबल के ऊपर ये हमारा लास्ट कंसेप्ट होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं जी, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल पता होने चाहिए, उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता होने चाहिए, उसके हिसाब से मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल पता होना चाहिए, और उसी की मदद से हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये समझ में आया एवरीवन? इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला भी बनाएंगे, बहुत इजीली हम सीधा इसको सॉल्व करके चल सकते हैं। बट आगे जाने से पहले एक एग्जांपल पे कर लेते हैं। हमारा पहला वाला एग्जांपल हमने डाई को थ्रो किया था, देखो हमने डाई को थ्रो किया था, उसमें हमें क्या चेकआउट करना है, उसका वेरिएंस निकालना है, ठीक है। तो सीधा उस टेबल को ले लेते हैं रेडीमेड। एग्जाम्पल 1 वाला क्या था जी, हमारा यहाँ पर x था, यहाँ पर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x था। x क्या था जी हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6। हर एक का प्रोबेबिलिटी क्या था जी 1/6 था, यही था ना, ओके। और हमारे साथ में x बार का आया था जी, मीन ऑफ x क्या आया था हमारा 7/2 आया था एवरीवन, 7/2 आया था। अब आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है जी, फाइंड वेरिएंस ऑफ x। सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है जी। कैसे करना है आपको याद रखना है जी,
ये दोनों का क्या लेना है हमें, डिफरेंस लेना है। यहां पर ऑब्जर्व करना, x1 माइनस एक्स बार, कुछ x1 हमारे मीन वैल्यू से छोटे रहेंगे, कुछ बड़े रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 7/2 मतलब एग्जैक्टली किधर आता है, इधर आता है 3 और 4 के बीच में। तो 7 x1 माइनस मीन ऑफ x करेंगे तो देखो 1 माइनस 7/2 निगेटिव आएगा, बट साथ में क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर ऑफ निगेटिव टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव होता है क्या, नहीं, मतलब ये समेशन हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। तो देखो हमें अब यहाँ पर क्या करना है जी, P1 मल्टीप्लाइड विथ x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, P2 मल्टीप्लाइड विथ x2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। यही परफॉर्म करना है जी हमें अप टू P6 इंटू x6 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन रहता है तो आप एक और चीज क्या कर सकते हो पता है, कन्वीनियंस के लिए, ये जो ब्रैकेट है ना, सीधा वो फाइंड आउट करने वाला एक्स आई माइनस एक्स बार, सीधा यही फाइंड आउट कर लो, बहुत मजा होता है। फिर आपका एक्स बार क्या है जी, 7/2, तो आपको क्या करना है, 1 माइनस 7/2 मतलब कितना रहेगा, माइनस 5/2, 2 माइनस 7/2 माइनस 3/2, 3 माइनस 7/2 माइनस 1/2, 4 माइनस 7/2 1/2, 5 माइनस 7/2 3/2, और ये क्या रहेगा जी मेरा 5/2। आपको ये टर्म मिल गया ब्रैकेट के अंदर वाला। अब उसका क्या करना है, सिर्फ स्क्वायर लेकर आगे चलना है। तो ये सीधा कैलकुलेशन में ले सकते हो। तो देखो क्या होगा, P1 इंटू इसका स्क्वायर प्लस P2 इंटू इसका स्क्वायर प्लस P3 इंटू इसका स्क्वायर। ये अब इजी है, इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द सब्ट्रैक्शन एंड स्क्वेयरिंग एट द सेम टाइम, पहले क्या कर लो जी, सब्ट्रैक्शन वाला ही एक सीधा रो क्रिएट करो, आप कैलकुलेशन इजी हो जाता है। क्या आएगा जी, 1/6 इंटू -5/2 का स्क्वायर, मतलब सीधा क्या हो जाएगा ये 25/4 प्लस 1/6 इंटू 9/4 प्लस 1/6 इंटू 1/4 प्लस 1/6 इंटू 1/4 प्लस 1/6 इंटू 9/4 प्लस 1/6 इंटू 25/4। कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, 1/6 कॉमन ले सकता है, वैसे 1/24 कॉमन ले सकते हैं, 1/4 भी कॉमन लेते हैं, आपको सिर्फ न्यूमरेटर्स का एडिशन करना है। देखो 25 प्लस 9 34 प्लस 1 35, इधर वाला भी 35, 35 प्लस 35 70, तो आपको टोटल कितना मिला जी 70। ठीक है, सिंप्लीफाई में क्या होगा, सिर्फ आपका 35/12, इससे ज्यादा तो और सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो ये क्या रहेगा जी हमारा वेरिएंस रहेगा। अब इसको अगर आप कन्वर्ट करने के लिए जाओगे डेसिमल में, तो 12 3 जा 36, मतलब ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 12 मतलब 0.83 रहता है ना, तो 2.916 ऐसा कुछ तो आएगा। तो हम क्या बोलते हैं जी, ये जो हमारा रैंडम वेरिएबल x है जिसका मीन क्या है हमारा 7/2, उसके लिए हमारा वेरिएंस क्या रहेगा जी, ये 2.91 या फिर सीधा 35/12 आप बोल सकते हो। ये रो बनाने का फायदा क्या रहता है, समझ में आ गया, कैलकुलेशन बहुत इजीली हो जाएगा। स्टिल इसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, हमारा जो ओरिजिनल था यहीं से। अब ये वाले पार्ट पे ध्यान देना, ये डेरिवेशन बहुत जरूरी है, वैसे स्टैटिस्टिक्स में भी होता है। हमारा वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या दिया है जी, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू समेशन i वैरिंग फ्रॉम 1 to n फॉर pi मल्टीप्लाइड विथ xi माइनस मीन ऑफ x का होल स्क्वायर। इस तरीके से जा रहा है,
यहाँ से स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करते हुए चलना। यहां पर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकता हूं। स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना। बाहर का पार्ट वैसा का वैसा ही रहेगा, समेशन फॉर I1 to n फॉर पी आई। ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, एक्स आई का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स आई इंटू एक्स बार प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर। ऐसा पकड़ के चल सकता हूं एवरीवन। अब हम क्या करेंगे, ये जो पी आई है ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एवरीवन। समेशन वाला पार्ट अब हमारा बाहर रहेगा और अब पी आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो क्या हो जाता है मेरा फर्स्ट टर्म पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो एक्स बार हमारा फिक्स रहता है, समझ में आ रहा है। लाइक जहां पर आई लगे है ना, समेशन सिर्फ उनके ऊपर ही लगेगा क्योंकि एक्स बार हमारा एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए एक ही तो वैल्यू रहता है। तो मैंने क्या किया जी, ये जो कांस्टेंट से दो उनको बाहर ले लिया, अंदर क्या जाएगा जी मेरा पी आई एक्स आई रहेगा। ये समझ में आया, ओके। प्लस ये अगेन कांस्टेंट मेरा एक्स बार का स्क्वायर बाहर ही है और अंदर क्या आएगा जी मेरा सिर्फ पी आई आएगा। अब देखो जिन पार्ट्स को मैंने ब्रैकेट किया हुआ है, ओपन ब्रैकेट से जो नॉर्मल ब्रैकेट से जो दिखा है, उन्हीं के ऊपर क्या अप्लाई होगा जी, समेशन होगा, क्योंकि बाकी के पार्ट्स के अंदर आई इन्वॉल्व हो रहा है क्या, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा जी मेरा समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स बार, इसके ऊपर समेशन लगेगा, ठीक है। समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, आई वेरिंग फ्रॉम 1 से लेकर n तक, और यहां पर क्या होगा जी एक्स बार का स्क्वायर बाहर रहेगा और यहां पर आपका लगेगा जी समेशन ऑफ पी आई, आई वेरिंग फ्रॉम 1 से लेकर n तक। यहां तक समझ में आ गया स्टेप बाय स्टेप। हमारा ये वाला पार्ट क्या है, मीन वाला पार्ट देखना, हमारा मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। क्या ये वही है, क्या ये वही है, क्या ये वही शो करता है। ये हमारा क्या शो करता है जी, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना जो ब्लू में मार्क कर रहा हूं, ये हमारा क्या है एग्जैक्टली एक्स बार है, ठीक है। तो हमारा एक्स बार 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 आ रहा है, ठीक है। तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं इसको जी, -2 टाइम्स ऑफ एक्स बार का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट ये वाले पार्ट के ऊपर ऑब्जर्व करना, ये क्या है जी, समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कितना होता है, 1 ही रहता है, हर बार देखा था। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज हमेशा कितना रहता है, 1 रहता है। ये समझ में आया समेशन कैसे अप्लाई किया। 3 टर्म्स है, 3 में से हमने पहले पे कुछ नहीं किया, दूसरे और तीसरे पे किया, ऑब्जर्व हुआ। अब देखो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। पहला स्टेप वैसा का वैसा समेशन 1 से लेकर n तक फॉर पी आई एक्स आएगा स्क्वायर माइनस, अब देखो ये क्या हो जाएगा 2x बार इंटू एक्स बार, तो 2 टाइम्स ऑफ x मीन ऑफ x का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1, मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स बार का स्क्वायर, और ये -2 + 1 -1। तो ये हमारा क्या बन जाएगा जी, समेशन आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n फॉर पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब ये क्या है, दिस इज नथिंग बट मीन, ये मीन है, मीन का वैल्यू हम सीधा यहां से जो लिया था वो यहीं पर डाल सकता है। तो दिस बिकम्स समेशन ऑफ आई वेरिंग फ्रॉम 1 से लेकर n तक फॉर पी आई इंटू
एक्स आई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ये क्या रहेगा जी मेरा, पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। अलग अलग है, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों में से मैं ये ऊपर वाला फॉर्मेट पसंद करता हूँ, रीजन यहाँ पर आपको मीन समझ में आता है, ठीक है। ये इक्वल टू मीन है, ये समझ में नहीं आता कई बार आता, तो ये वाला पार्ट, ठीक है। तो देखो ये दोनों देखने के बाद मैं फाइनली ऐसा बोल सकता हूँ जी, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहला वाला पार्ट वैसा का वैसा ही रखूंगा, समेशन फॉर पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, आई वेरिंग फ्रॉम 1 से लेकर n तक, माइनस ये हमारा मीन है, ऐसा बोल सकते हैं इसको देखकर एवरीवन, मीन तो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। हमने जो दूसरा एग्जांपल देखा था, सम ऑफ नंबर्स ऑन हाउ मेनी डाइस, 2 डाइस, उसके लिए अब ट्राई करके देखेंगे, हमें उसका वेरिएंस फाइंड आउट करना है। सीधा क्वेश्चन नंबर 2 ओपन करो जी। ये हो गया नोट डाउन, लेफ्ट साइड। हमें जब मीन फाइंड आउट करना था तो हम क्या करते थे जी, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई करते थे, और अगर हमें मीन अगर ऑलरेडी पता रहेगा तो वेरिएंस निकालना बहुत इजी हो जाता है। अब पी आई इंटू एक्स आई की जगह अब क्या करना है, पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, मतलब अभी जो रैंडम वेरिएबल था उसको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब वैसा नहीं करना है, जो रैंडम वेरिएबल है उसको स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो समझ में तो आ गया होगा, ये कैलकुलेशन बहुत हेवी होने वाला है। तो चलो सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे। 2 dice are rolled, random variable is defined as sum of numbers on 2 dice, यही दिया था। हमें क्या मिला था जी, 2 मिला था, 3 मिला था, 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब देखो इसका हर एक पार्ट कैलकुलेट करते नहीं बैठेंगे, हमने मीन के टाइम पे जो फाइंड आउट किया था ना वो सीधा ले लेंगे जी। ये क्या मिला था हमें, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 एंड 1/36। हमें यहाँ पर मीन क्या मिला था जी, 7 मिला था एवरीवन। हमें मीन क्या मिला था जी, मीन इज इक्वल टू 7 था। तो अभी जो रिसेंटली हमने वेरिएंस ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला देखा, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, यही देखा है। अब मतलब आपको क्या करना है, ये वाले जो नंबर्स रहेंगे आपको सिर्फ एक
ये वाला एक एक्स्ट्रा कॉलम सॉरी रो लगेगा। आपके जो ऊपर वाले नंबर्स है उनका क्या चाहिए, अब स्क्वायर चाहिए। तो क्या रहेगा मेरा 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144। ठीक है ना। आपको एक्स आई स्क्वायर मिल गया, आपको पी आई पता है। अब आपको क्या करना है जी, करस्पॉन्डिंग एक्स आई स्क्वायर को उसके पी आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, समेशन करना है। तो ऊपर से 1/36 पहले से ही कॉमन निकाल लेना है, मतलब बहुत इजी हो जाएगा हमारा। ठीक है, सो वेरिएंस ऑफ एक्स को हमने डिफाइन क्या किया है जी, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, आई वेरिंग फ्रॉम 1 से लेकर यहाँ पर कहाँ तक जाएगा जी, 11 तक जाएगा, माइनस हमारा क्या रहेगा जी, मीन का स्क्वायर रहेगा। हमें मीन ऑलरेडी पता है, तो हमें ये सेकंड वाला पार्ट कैलकुलेट करने की अब जरूरत नहीं है, हम सिर्फ कौन सा वाला पार्ट, फर्स्ट वाला करेंगे। तो देखो यहाँ पर 1/36 हर एट जगह पर है, कॉमन ले लेंगे। तो अब क्या रहेगा, 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 9 टाइम्स ऑफ 2 प्लस सीधा नंबर ही लिख देते हैं आप, 4 प्लस 9 2 ज़ा 18 प्लस 16 3 ज़ा 48 प्लस 25 4 ज़ा 100 प्लस 36 इंटू 5 180 प्लस 49 इंटू 6, अब हट जा रहा है ना, 294 प्लस 64 इंटू 5 320 प्लस 81 इंटू 4 324 प्लस 100 इंटू 3 300 प्लस 121 इंटू 2 242 प्लस 144। ये जो भी रहेगा वो हमारा पहला वाला पार्ट। अब इसमें से माइनस क्या होगा जी, और मीन क्या मिला था, 7 मिला था, तो -7 का स्क्वायर। करो अब एडिशन, स्टेप बाय स्टेप जाता है। हाँ 22 70 250 350, यहाँ तक 350 आ गया भाई। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है, ओके आगे ये 94 प्लस 24 118 118 प्लस 200 318 318 प्लस दिस 300 618। ठीक है, 618 प्लस दिस 2638 प्लस दिस 938। तो भाई इन तीनों का एडिशन हो गया जी 938। नेक्स्ट 42 प्लस 44 86 86 प्लस 300 386 प्लस 300 686। अब इनका एडिशन करना है, तो ये आएगा जी हमारा 1/36 प्लस 300 प्लस 900 प्लस 600, कितना हो गया जी 2100 नहीं 1800 50 प्लस 86 136 प्लस 38 174 1974 1974। ये 3 से डिवाइड होता है क्या जी, हाँ जी होता है, थैंक गॉड 3 से डिवाइड होता है। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नीचे 12 आएगा, ऊपर 3 6 जा कैरी 1 3 5 जा कैरी 2 3 8 जा, और होता है क्या छोटा, 2 से तो 2 से ही होगा। ये ऊपर आएगा आपका 329, नीचे आएगा आपका 6, इससे छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो हमें ये क्या मिलेगा जी, नहीं अब तक कहाँ मिला, -7 स्क्वायर भी तो करना है। ठीक है, तो इसको करेंगे जी -7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज 49, तो 329/6 माइनस 49, ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई करते इजी हो जाएगा। 49 इंटू 6 हमें क्या मिला था जी, 294 मिला था। 49 इंटू 6
294, ये क्या आएगा जी आपका, इधर के 6 और इधर के 29, 35 अपॉन 6, ये कितना आएगा जी आज अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 5.83 बार। हमें मीन कितना मिला 7, वेरिएंस कितना मिला 5.83 बार। ऐसा क्वेश्चन होमवर्क के लिए दो, टेक योर टाइम। ऐसे होमवर्क के लिए दूं, ठीक है। आपको रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दूंगा, आपको क्या करना है जी, जो भी करना है वेरिएंस तक करना है, ठीक है। टेक दिस, ये आपका XI शो करेगा, ये आपका PI शो करेगा। A random variable capital X has a probability distribution as follows: -2, -1, 0, 1, 2, 3, 1, 2, and 3, 0.1 K, 0.2, 0.1 K, 0.2, 0.3 K, 2K, 0.3 K. Find number 1, obviously K. Number 2, X bar, that is mean of random variable. And number 3, क्या फाइंड आउट करना है जी, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। एक और क्वेश्चन लो ऐसे ही, ये टेबल फॉर्मेट में नहीं है, ये बहुत इजी फॉर्मेट में। फाइंड मीन एंड वेरिएंस फॉर नंबर ऑफ हेड्स when 4 coins are tossed। फाइंड मीन मतलब आपको क्या करना है, एक्स बार, वेरिएंस मतलब ऑब्वियसली वेरिएंस ऑफ एक्स, ये नंबर ऑफ हेड्स मतलब आपका क्या रहेगा, दिस इज योर रैंडम वेरिएबल। व्हेन 4 कॉइन्स आर टॉस्ड, ये क्या है जी हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसकी वजह से क्या मिलेगा जी हमें, सैंपल स्पेस। तो एक्स अप्लाई होगा सैंपल स्पेस से, उसकी वजह से मिलेंगे जी आपको सारे के सारे एक्स आई की वजह से आपको मिलेंगे जी सारे के सारे पी आई इंटू XI का सारा एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा जी ये वाला पार्ट। एंड वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए आपको क्या करना है, वो वाला, इजी पीजी।